हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं और नेचर ऑफ रूट्स पे हम लोग उनके एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, तो आप ये हेडिंग लिख लीजिए, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए अगर हम अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, तो मैंने ये लिख लिया कि लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो एक टर्म देखो हम लोगों ने लिख रखा हुआ है, वो टर्म कौन सा है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमने लिखा हुआ है कितना? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो देखो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फाइंडिंग नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है, जब भी हम लोग नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो इस d की वैल्यू निकाला करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमें करना बस इतना रहा करेगा कि जब भी कोई हमसे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूछता है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा, तो हमें करना क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को हम नोट करते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो उससे हम लोग उसके नेचर के बारे में बताते हैं। तो देखो जो मैंने ये बात करी कि डी की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो, तो ये बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस है और ये कंडीशंस आप लोग 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना भी पार्ट पढ़ते हो तो वहां ये पढ़ा दिया जाता है। तो जेई में लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं, नेचर ऑफ रूट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें करना क्या है कि इन बेसिक कंडीशंस के साथ साथ जो और बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, वो भी पढ़ के रखनी है। जैसे अब आपसे यहाँ पे जैसे जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंडेंट, तो वो कुछ ऐसा आपसे पूछते हैं कि गिवन इक्वेशन में कोई अननोन पैरामीटर होगा और वो बोलेंगे अगर इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं देन उसकी वैल्यू बता दीजिए, या फिर वो कहेंगे कि गिवन इक्वेशन के रूट्स अगर इरैशनल हैं या फिर इंटीजर हैं तो उस अननोन पैरामीटर की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जेई में। तो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स वही बिगिनिंग से जो कंडीशंस आप जानते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं और फिर ये सारी बातें करेंगे कि किस तरह से हम लोग इंटीजर रूट्स, रैशनल, इरैशनल रूट्स, ये सारे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, तो आपको ये लिखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहां पे मैं ये लेट करके चल रहा हूं कि केस 1 लिख लेता हूं मैं। केस 1 में हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, ये कोफिशिएंट्स मैं रियल लेट करके चल रहा हूं, क्योंकि देखो सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें बहुत बारीकी से सोच के रखना है, समझ के रखना है कि जनरली हम करते क्या है कि जब कोफिशिएंट्स रियल हैं तो उन्हीं की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं ये कोफिशिएंट्स तो फिर कंडीशंस चेंज होती हैं, तो हम लोग वो कंडीशंस भी बाद में लिखेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि मैंने बोल दिया कि केस 1 में कि कोफिशिएंट एबीसी कैसे है? रियल है। तो अभी जितनी भी कंडीशंस हम लोग लिख रहे हैं वो रियल कोफिशिएंट्स के लिए ही लिख रहे हैं। ओके, तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा कि जब ये कोफिशिएंट्स रियल थे और हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली और डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा आया? ग्रेटर देन जीरो। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है देन हम ये बोलते हैं कि टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स
टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो अभी हम इसका बोथ वेज एरो लगा देते हैं कि अगर कोई आपसे ये कंडीशन बोलता है कि किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसके कोफिशिएंट रियल है, अगर उसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, तो आप बोलोगे इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए बोथ वेज एरो लगा दिया है, डी पॉजिटिव, तो आप बोलेंगे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर आपसे वापस बोला जाए कि टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट वाली कंडीशन क्या होगी, तो आप बोलेंगे डी पॉजिटिव। ठीक है, बोथ वेज वैलिड है। ओके, सेकंड, अगर हम ये बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 आ गया, देन आप कहते हो टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो दो रियल और इक्वल रूट आएंगे, ये भी कंडीशन हम पहले से जान रहे थे, ये बेसिक कंडीशंस हैं जो 10th क्लास में आपने पढ़ ली थी। और थर्ड कंडीशन आप लिखा करते थे उस समय कि अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली और वो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ गई, तो आप बोलते थे कि टू इमेजिनरी, या फिर हम इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। दो इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। तो ये वो तीन बेसिक कंडीशंस हैं जिनसे हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताते हैं, और अभी तक आपने ये सारी कंडीशन पहले से पढ़ रखी है। लेकिन अब आईआईटी के एग्जाम में इन्हीं कंडीशन से कुछ आगे बढ़ के चीजें हमने बनाई हुई है, तो उन कंडीशंस पे ही हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं आईआईटी के पेपर में, तो इसलिए हमें वो कंडीशन बहुत कायदे से याद रखनी है। ठीक है, ये तो आपको पहले से पता था, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सी कंडीशंस आपने फिलहाल लिख रखी हैं कि डी पॉजिटिव होगा, देन टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डी 0 होगा, देन टू रियल एंड इक्वल रूट्स, और डी अगर नेगेटिव होगा देन टू इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट आप बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने बात करी कि डिस्क्रिमिनेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फाइंडिंग नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो बात हमको दिख भी रही है कि हम बार बार क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब जिन कंडीशंस की बात हम लोग कर रहे हैं वो ये हो रही है, जैसे फोर्थ पार्ट मैंने लिखा कि कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स, कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स, कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स, यानी आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला जाएगा कि अगर इसके रूट्स, दोनों ही रूट्स अगर रैशनल है, देन क्या कंडीशन है। तो देखो, हम लोग ये बोलते हैं रैशनल रूट्स के लिए कि जो भी हमारे कोफिशिएंट्स है, अगर ये कोफिशिएंट्स ए बी सी ये रैशनल हो, सॉरी रैशनल बिलोंग्स टू रैशनल लिखना था। ठीक है, तो ABC बिलोंग्स टू रैशनल एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस हैं, ABC रैशनल होंगे और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल होगा, देन हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल, देन रूट्स आर रैशनल। ठीक है, तो ये एक नई कंडीशन हो गई। ठीक, कोई भी एग्जांपल्स कोई भी लिख सकते हैं, हम लोग एग्जांपल लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए जब तक मैं ऊपर ये पार्ट हटाता हूं। तो कभी भी आपको ये भी कंडीशन बोथ वेज वैलिड है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, वहां पे कोई भी अननोन वैल्यू होगी और वो आपसे पूछेंगे कि फाइंड
दिस अननोन इफ इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स। तो आप वापस जाएंगे कहां पे, आप बोलेंगे कि अगर इक्वेशन के रैशनल रूट्स हैं देन डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल होना पड़ेगा और कोफिशिएंट तीनों कैसे होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिख लिया कि जैसे अगर ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो आपको साफ दिख रहा है कि जो भी कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी की जगह जो वैल्यूज हैं वो तो कैसे हैं, रैशनल है। इंटीजर रैशनल एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात कहने का मतलब है कि रैशनल जो इंटीजर्स हैं उन्हें भी हम रैशनल बोल सकते हैं। तो ये 2 5 2 ऐसा लिखा है कोफिशिएंट, तो ये रैशनल है। ठीक है, ओके ठीक ओके ठीक, चलिए तो इसके फैक्टर्स हम लोग देख ही रहे हैं। फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो ये आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए, ऐड करने से माइनस का 5। तो x माइनस, मल्टीप्लाई करने से 4, ऐड करने से माइनस 5, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर्स हो गए, बस डिवाइड कर दिया लीडिंग कोफिशिएंट 2 से। ओके, देन हमारे पास ये फैक्टर्स हो गए, x इक्वल कितना 1/2 एक वैल्यू आ गई और यहां से x इक्वल टू 2। तो साफ दिख रहा है कि दोनों ही कैसे हैं, रूट्स रैशनल है। ठीक है, ये हो गया। तो रैशनल रूट की कंडीशन आपको क्लियर हो गई। ठीक है, कितने भी हम ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं, और या जब भी हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो हमें यही करके चेक करना होगा, क्योंकि ये बोथ वेज वैलिड कंडीशन है। मैंने आपको बता रखी है कि आप बोलेंगे कि रूट्स रैशनल होने के लिए कोफिशिएंट्स को रैशनल होना रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल होना चाहिए। हाँ, तो ये भी चेक ही कर सकते हैं हम लोग। देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करा दे रहा हूं, d कितनी है, b स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 5 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 25 माइनस में 16। ठीक है, 16, तो 25 माइनस 16 यानी 9, इसका मतलब है 3 होल स्क्वायर। तो 3 एक रैशनल नंबर है, रैशनल का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल। ठीक है, ओके, चलिए तो एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि रैशनल रूट्स के बाद हमसे अगर बोला जाता है कि रूट्स आर इरैशनल। ठीक है, रूट्स आर इरैशनल, देन क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया, कंडीशन फॉर इरैशनल रूट्स। नेक्स्ट जो भी पॉइंट है आप लिख लो, कंडीशन फॉर इरैशनल, कंडीशन फॉर इरैशनल रूट्स। ठीक है, तो इरैशनल रूट्स के कंडीशन के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि इफ कोफिशिएंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल, बिलोंग्स टू रैशनल, कोफिशिएंट्स हमारे अगर रैशनल हैं एंड डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल। ठीक है, क्यू का मतलब रैशनल। एबीसी रैशनल है तीनों ही कोफिशिएंट्स, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नहीं आया, तो हम जाके बोलेंगे कि रूट्स आर इरैशनल, रूट्स आर इरैशनल। तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, इरैशनल रूट्स होंगे। ठीक है, अब एक बात बस हमें याद रखनी है, आप उसे नोट पॉइंट में लिख सकते हैं
कि जो भी रैशनल रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अगर एक रूट हमें पता है तो दूसरा रूट हम उसका कॉन्जुगेट पेयर लिख सकते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है, पहले से ही आपको पता होगी मे बी ये रैशनल रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं पता थी कोई बात नहीं, तो अभी हम लोग ये लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो रैशनल रूट्स की इरैशनल रूट्स की कंडीशन हमारे पास है कि किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इरैशनल तभी होंगे जब रियल जब कोफिशिएंट्स तो उसके कैसे हो, रैशनल हो, लेकिन जब हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर रहे हैं और डिस्क्रिमिनेंट निकल आ रहा है नॉट इक्वल परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल। ठीक है, यानी ये थोड़ा सा ही अंतर है रैशनल और इरैशनल के रूट्स में, कि दोनों ही रैशनल और इरैशनल के केसेस में क्या एबीसी कोफिशिएंट तो रैशनल ही होने चाहिए, और फिर अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल आया तो रूट्स रैशनल होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नहीं आया तो रूट्स इरैशनल होंगे। इतना सा फर्क है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बात लिख दी, ये बात हम लोग लिख दे रहे हैं, if one root is p plus root of q, then other root is p minus of root q। ठीक है, यानी एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर होंगे। कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। ये टर्म आपको याद रखना है कि एक रूट p प्लस रूट q टाइप का होगा, तो आप वापस दूसरा अपने आप लिख लेंगे p माइनस रूट q। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल अगर हम लिख देते हैं तो कुछ ये लिख दिया मैंने, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, ये ले लिया एग्जांपल। यहाँ पे हमें दिख रहा है कोफिशिएंट 1 4 2 है, यानी रैशनल है। अब अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी। ठीक है, तो 16 माइनस 8 आया। तो आपको ये बात दिख रही है कि d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नहीं आ रही है। ठीक है, ओके, इसका मतलब है कि रूट्स हमारे कैसे होंगे, रूट्स होंगे इरैशनल, रूट्स आर इरैशनल। ठीक है, तो अब वो रूट्स आपको निकालने आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आपको सॉल्यूशन ही करना आता है। तो हमने अगर वो रूट्स निकाले, ठीक है, तो इस गिवन क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालते हैं हम लोग। हाँ, स्क्वायर रूट मेथड से कर लीजिए, डिपेंड करता है। हाँ, जो आपने सीखा था मिडिल टर्म स्प्लिट, तो मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो पाएगा तभी ना आप करते हैं ये काम। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा है तो आप स्क्वायर रूट करते हैं, आसान सी बात है। ठीक है, ओके, देन हमारी इक्वेशन जो हमने एग्जाम्पल पे ली हुई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो स्क्वायर रूट मेथड से हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल माइनस ऑफ b, कितना है b की जगह 4, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 माइनस 4ac कितना है 8, और होल डिवीजन में आता है 2a, तो 2 इंटू 1 का मतलब 2। यहां से हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 4 प्लस माइनस ये रूट 8 को आप 2 रूट 2 लिख सकते हो, और डिवीजन में 2, देन फाइनली 2 से कैंसिल आउट कर दिया, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। तो जो दो रूट्स आपके आए हैं, तो देखो आप वही बात दिख रही है इन दोनों रूट्स में, कि अगर एक रूट आप अल्फा लिख रहे हो वो है माइनस ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, देन अदर रूट बीटा आपको क्या दिख रहा है इसका कॉन्जुगेट माइनस 2
माइनस ऑफ अंडर रूट टू। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी बात लिखी कि एक रूट पी प्लस रूट क्यू टाइप का होगा तो दूसरा पी माइनस रूट क्यू होगा। ठीक है, ठीक हो गया ये रैशनल रूट। तो रैशनल एंड इरैशनल ये दो नई कंडीशन आपने पढ़ ली। ठीक है, और बहुत क्लैरिटी भी आ गई कि हमने उनकी कंडीशंस लिख ली, उनके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, कैसे रूट दिख रहे होंगे, ये भी लिख लिया। ठीक, अब देखो एक बढ़िया सी बात है जो जनरली हम लोगों को बुक्स में नहीं मिलती है, या अभी तक आपने अगर थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा था, हालांकि मेरे ख्याल से 10th में जब भी आप रहे होंगे तब तक तो आपने ये सब भी कुछ नहीं पढ़ा होगा, वहां तो सिंपल वो 3 कंडीशन ही पढ़ाई जाती है। तो अभी देखो एक और अच्छी सी बात हमें यहाँ पे याद रखनी है कि अगर हमने ये कर रखा हुआ था कि जो भी हमारे ये रूट्स हमने निकाले इरैशनल, ठीक है, वो कैसे आ रहे हैं? इरैशनल तब आ रहे हैं जब कोफिशिएंट्स रैशनल है और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नहीं आया तब। ठीक है, तो देखो मैं बात क्या कर रहा हूं कि एक नोट हम लोग लगा लेते हैं, ये नोट आपको याद रखना है ना, लिख लो आप इसको कि नोट आप जो लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उस नोट में मैंने ये बोल दिया कि अगर हमारे कोफिशिएंट्स ए बी सी ये रैशनल नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रैशनल। ठीक है, अगर ये कोफिशिएंट्स रैशनल नहीं है तो देखो पॉसिबिलिटीज क्या आती हैं, तो पॉसिबिलिटीज ये आएंगी कि एक रूट हमारा क्वाड्रेटिक का रैशनल आ सकता है और दूसरा इरैशनल आ सकता है, ये पॉसिबल है। या फिर अगर दोनों रूट इरैशनल आ रहे होंगे तो वो कॉन्जुगेट पेयर में नहीं होंगे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, लेकिन कब? जब कोफिशिएंट्स रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो कैसे होंगे? इरैशनल होंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इरैशनल ऐसा होगा तो फिर ये केस हमारा बनेगा। ठीक है, तो देखो मैं पॉइंट आउट करके ये बातें लिख दे रहा हूं कि अगर हमारी ये कोफिशिएंट्स रैशनल नहीं है देन वन रूट इज रैशनल and other is irrational possible। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखते हैं बिल्कुल। तो हमने बात लिखी है कि अगर ये रैशनल नहीं है तीनों कोफिशिएंट, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि एक रूट रैशनल पॉसिबल है और एक इरैशनल, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, साफ दिख रहा है, और आपको ये भी दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है यानी रैशनल है, लेकिन x का कोफिशिएंट रैशनल नहीं है, इरैशनल है, 1 प्लस रूट 2, और c वाला भी इरैशनल है, रूट 2। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट्स है वो रैशनल सारे नहीं है। ठीक है, उनमें से कुछ इरैशनल भी हैं। तो अब पॉसिबिलिटीज जो हमने लिखी है उन पे आते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि एक रूट रैशनल हो और दूसरा इरैशनल हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो आप देखो कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने तो इसे इस फॉर्म में लिख रखा है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखा है। तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा लिखा हुआ है कि अल्फा की जगह पे हम 1 ले सकते हैं और बीटा की जगह पे रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यही इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है कि एक रूट 1 यानी रैशनल है और एक रूट अंडर रूट 2 इरैशनल है। तो जो पॉइंट हमने लिखा है वो दिख रहा है। ठीक, आप देख लीजिए, आसान सा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, आपको समझा भी दिया है। ठीक है, जब तक मैं इधर का ये पार्ट हटा दे रहा हूं।
हाँ बिल्कुल, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्मेशन पढ़ा हुआ था तो वहां पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई थी कि अगर मुझे रूट्स पता है अल्फा एंड बीटा, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन के आती थी, इक्वेशन बन के आती थी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, यही लिखते थे, ठीक है ना। तो अभी देखो मैंने कुछ इक्वेशन जो एग्जाम्पल में लिखी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 2 एक्स इंटू 1 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 इक्वल 0। तो मैंने एक रूट अगर 1 लेट कर लिया है और दूसरा रूट 2, तो डायरेक्ट हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखने लगा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा ये एक रैशनल रूट आ रहा है और एक रूट इरैशनल आ रहा है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। कहीं भी अगर आपको डाउट लगेगा, क्योंकि ये हम लोगों ने बात कर ही ली है कि नेचर ऑफ रूट्स और इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, तो डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करके ही चलिए, जहां भी आपको डाउट लगे आप तुरंत मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ आ रहा है समझ में। हाँ हाँ नहीं, 1 प्लस रूट 2 मैं सिंगल वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, मैंने इसलिए बोल ही दिया ना कि हमने क्या किया है कि मैंने एक वैल्यू अल्फा को 1 लेट किया है और बीटा को रूट 2 ऐसा लिया है ना, ठीक। हाँ आ गया समझ में ना, यस ओके। तो ये नोटिस करके रखना है। एक और पॉइंट की बात हमने करी कि अगर ये एबीसी रैशनल नहीं है तीनों, ठीक है, तो फिर सेकेंड पार्ट में आप ये बोलते हो कि बोथ रूट्स आर इरैशनल, दोनों ही रूट्स इरैशनल होंगे बट नॉट कॉन्जुगेट पेयर ऑफ ईच अदर, ये मैंने लिखा। जबकि इसके पहले हम लोगों ने जब एबीसी कोफिशिएंट्स रैशनल थे तो हमने क्या लिखा था कि अगर एक रूट इरैशनल आया तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा, यानी पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अभी क्या हमने लिख दिया है कि कंडीशन जब एबीसी रैशनल नहीं है तीनों, तो हमने लिखा है कि दोनों रूट इरैशनल तो होंगे लेकिन वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिख देते हैं। तो आपने इसके एग्जाम्पल में लिखा कि कुछ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट 6 इक्वल टू 0। समझ में आपको आ ही गया होगा, हाँ, कि मैंने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ये लिखा है सम ऑफ रूट्स यानी रूट 2 प्लस रूट 3, ये दो रूट्स है, इसे आप अल्फा के जैसा देख सकते हैं, इसको आप बीटा के जैसा देख सकते हैं, इंटू एक्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है, इसका मतलब रूट 2 इंटू रूट 3 लिखा है, अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि अल्फा रूट 2 है और बीटा अंडर रूट ऑफ 3 है, तो रूट्स कैसे हैं, इरैशनल रूट्स हैं, दोनों ही इरैशनल रूट्स हैं, लेकिन वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर नहीं। हो गई क्लैरिटी, ठीक है। हाँ तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना है आपको, ठीक। हाँ इमेजिनरी रूट्स में भी ऐसा आता है, चलिए वो केसेस भी हम लोग लिखेंगे। और अगर हमें ये सारी चीजें आ रही हैं तो इसका मतलब हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में मैक्सिमम पॉसिबल केसेस और कंडीशंस को पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो मेरे ख्याल से फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा जब भी आपको कोई नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, बिल्कुल।
नोट कर लिया? डाउट्स? डाउट्स तो हो गए ना सारे आपके? अब जो लोग ऐसा कहाँ होता है भाई, जो लोग क्लास अटेंड नहीं करेंगे, मैंने पहले अनाउंसमेंट आपको पहले से थी, अब अगर आप क्लास डाउट वाली अटेंड नहीं करोगे तो डाउट तो रह ही जाएंगे ना। हाँ हाँ, कोई नहीं, किसी से भी आप मुझसे भी, हाँ, जब भी आप मेरे पास टाइम रहेगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, जिनका भी छूट गया है वो क्लास डाउट सेशन वाला। हाँ हाँ, बाकी विवेक सर से भी कर सकते, विवेक सर से कर सकते हैं, नीरज सर से कर सकते हैं, है ना। मैथ्स में आप डाउट के लिए हम तीनों से ही बात कर सकते हैं। नहीं, संडे, हाँ विवेक सर संडे को तो ओलंपियाड्स की क्लास ले रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं तो मैं फ्री रहूंगा या फिर नीरज सर फ्री रहेंगे। ठीक है, हटा दूं? ठीक है। देन फिर से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है नेक्स्ट, इंटीजर रूट्स की। इस कंडीशन पे भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं जेई में, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और फिर हम लोग इसके एप्लीकेशंस करते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे। हम्म, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट में लिख लो आप, जो भी नंबर आप अगर नंबरिंग डाल के चल रहे हैं तो आपको लिखना है कंडीशन फॉर इंटीजर रूट्स। ठीक है, आपको बोला जाएगा कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दोनों ही रूट इंटीजर हैं, देन कोई उसमें अननोन वैल्यू होगी, लेट के पी, कुछ अल्फा बीटा, जो भी नाम रखा हो उस अननोन का, उसकी वैल्यू आपसे पूछेंगे और आपको कंडीशन बता देंगे। तो हमें क्या करना है कि हम उसकी कंडीशन पहले से हमें समझ के रखनी है कि इंटीजर रूट्स कब पॉसिबल है किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और वही हम लोग अप्लाई कर देंगे, है ना। ठीक है, तो कंडीशन फॉर इंटीजर रूट्स, कंडीशन फॉर इंटीजर रूट्स। तो अभी आपको करना ही है कि इंटीजर रूट्स तब होंगे जब हम लिखते हैं कि अगर कोफिशिएंट्स ए बी सी ये तीनों ही क्या हो, इंटीजर हो, एट सेम टाइम अगर एक ही वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, अगर ये बातें हैं कि एबीसी इंटीजर है जिसमें से ए की एग्जैक्ट वैल्यू 1 है और डी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि दोनों ही रूट्स कैसे होंगे, इंटीजर, बोथ रूट्स आर इंटीजर, दोनों ही रूट इंटीजर होंगे। ठीक है, आसान सी कंडीशन है। हाँ, बोथ वेज वैलिड है कि अगर हमसे वापस बोला जाता है कि बोथ रूट्स आर इंटीजर, देन हम क्या चेक करेंगे, डी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होना चाहिए और कोफिशिएंट्स एबीसी की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, ये चेक करना है। हाँ, एग्जाम्पल कोई भी कितने भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 इक्वल 0, आसान से एग्जाम्पल आपने लिख दिया, तो साफ दिख रहा है कोफिशिएंट 1, 5 एंड 6 है, यानी इंटीजर है। ठीक है, और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट आप निकालोगे तो -5 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस ऑफ 24 दैट इज इक्वल टू 1, और 1 का मतलब है 1 होल स्क्वायर, मतलब इंटीजर का स्क्वायर। ठीक है, ओके। हम्म,
हाँ, यही अप्लाई कर दे रहे हैं इंटीजर रूट्स के लिए। देखो कोफिशिएंट्स हमको फाइनली जब भी हम कंडीशन निकाल के और आंसर निकाल रहे होंगे तो आप वेरीफाई करेंगे तो आपको इंटीजर दिखेंगे कोफिशिएंट। मेनली आपको डिस्क्रिमिनेंट वाले पार्ट में जाना है जब भी ये सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट वाले पार्ट पे जाके और जो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम लोगों ने कंडीशंस लिखी है वो ही चेक करनी है। यानी इंटीजर रूट्स के लिए हमें सबसे पहले काम क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर लिखना है, देन आगे बढ़ना है। ठीक है, हाँ अभी क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, इमेजिनरी रूट्स वाला और हम लोग बात कर ले रहे हैं। देखो हमने ये लिखा हुआ था कि अगर d नेगेटिव आएगा देन रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो देखो इमेजिनरी रूट्स भी जब भी आएंगे तो वो पेयर में ही आते हैं। सॉरी, तो जिस तरह से इरैशनल रूट पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग बोलते हैं कि इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। लेकिन ये सारी बातें तब अप्लाई हो रही होती हैं जब कोफिशिएंट्स कैसे हो, रियल हो। ठीक है, तो ये लिखने के बाद हम लोग और कुछ नई बातें भी करेंगे। तो मैंने ये लिख दिया, आप फिर से नोट लगा के लिख दो। इमेजिनरी रूट्स आर conjugate roots are conjugate pair of each other, conjugate pair of each other। ठीक है, आप ये बोल सकते हो if one root is p plus iota q then other is p minus iota। ठीक है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर होंगे। लेकिन ये तब है जब एबीसी कैसे होंगे, रियल। ये भी मैं बात दोबारा से लिख दे रहा हूं, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ओनली इफ कोफिशिएंट्स आर रियल। ये तभी पॉसिबल होता है। ठीक है, हाँ तो हाँ यही बात याद रखनी है कि अगर ये कोफिशिएंट्स रियल नहीं है तो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट क्लास में ये बोला था कि कोफिशिएंट्स अगर रियल नहीं है तो फिर क्या हो सकते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, जब हम उन्हें कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कुछ ऐसा करके बोल रहे थे। ठीक है, हाँ तो अब उस पे आते हैं। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ के रखनी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। यानी जब भी क्वेश्चंस में आ रहा है तो लैंग्वेज बहुत क्लियर हमें पढ़ के कोफिशिएंट्स को देखकर ही आगे बढ़ना है, काम करना है कि अगर हमारी गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल हैं, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो ही रूट्स इमेजिनरी आएंगे, और उसी कंडीशन पे इमेजिनरी रूट्स कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ ईच अदर, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज कहने का मतलब है कि अगर कोफिशिएंट एबीसी इनमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम, है ना, बहुत क्लियर रखना है बात को कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर ये सारा कुछ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपने लिखी कि अगर कोफिशिएंट्स एबीसी बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सिंबल होता है, मैं पूरा ही लिख देता हूं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी एबीसी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तब। तो अभी आप देखो हमें ये पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट में मैंने लिखा
1 रूट रियल एंड अदर रूट imaginary is possible. ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया कि एक रूट रियल और एक इमेजिनरी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। अगर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रखी है कुछ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस ऑफ 2 आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, तो अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स हमें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, यानी रियल नहीं है सारे। ठीक है, तो देखो आप फिर से समझ लो कि मैंने इसे किस फॉर्म में लिखा है। मैंने इसे लिख रखा है वही स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट लिखा है ये 1 प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स, यानी अगर मैं इसे अल्फा बोलता हूं और इसे बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट करना पड़ेगा, तो यानी मैं इसे लिख सकता हूं 1 इंटू 2 आयोटा, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, अल्फा और यहाँ पे बीटा इक्वल टू 0। तो साफ दिख रहा है कि इस गिवन क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, जो एक अल्फा 1 है रियल है और एक बीटा 2 आयोटा है यानी इमेजिनरी है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें ये कहते हैं कि अगर ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थे कोफिशिएंट, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों रूट इमेजिनरी आए लेकिन वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर में नहीं होंगे। ठीक है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर नहीं होंगे, तो आप ये लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट में लिखे बोथ रूट्स आर इमेजिनरी बट नॉट कॉन्जुगेट पेयर ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो सेकेंड पॉइंट में आपने लिख दिया बोथ रूट्स आर इमेजिनरी बट नॉट कॉन्जुगेट पेयर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लिख ले रहे हैं। बात अब समझ में आ ही रही है सबको। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा या 3 आयोटा लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 आयोटा इंटू एक्स एंड माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तब बहुत क्लियर हो जाएगी आपको कि मैंने एक इक्वेशन ले ली जिसके कोफिशिएंट कैसे हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अभी मैं इसके अलग अलग रूट्स करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 आयोटा को हम लोग यूं लिख सकते हैं आयोटा प्लस 2 आयोटा है ना इंटू एक्स, और ये माइनस ऑफ 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं आयोटा इंटू 2 आयोटा। तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर कितना -1 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली -2 बन जाएगा। तो फाइनली अब देखो हमारे पास, मैं इसे आयोटा को अल्फा और 2 आयोटा को बीटा, यहां अल्फा यहां बीटा, तो ये हमारी फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक एक्सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है जिसके रूट्स आ रहे हैं आयोटा एंड 2 आयोटा, जो दोनों ही कैसे हैं, इमेजिनरी तो है लेकिन एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर नहीं। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल केसेस एंड कंडीशंस हैं किसके लिए, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो अब आप सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो आप सारे कर सकते हैं रिलेटेड टू नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही
बिगिनिंग से और जितनी ही कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है तो वो सारे ही क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो हटा दे रहा हूं मैं, आप नोट कर लीजिए फटाफट। तो आपको बस सारी ये कंडीशंस एक बार से आप जैसे रिवाइज करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। कहीं डाउट रह जाता है तो आप डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद जितने मर्जी चाहे उतने क्वेश्चंस हम कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंडेंट। ठीक है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी होने के बाद आप सारी चीजें बहुत क्लियर समझ भी जाएंगे। कर लिया नोट? ठीक है, तो आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। देखिए, प्रूव दैट रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन प्रूव दैट रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, रूट्स लिख लेते हैं, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। ये प्रूव करके दिखाना है कि गिवन इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल है, और वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, आसान है ये सब क्वेश्चंस, आपने पहले भी मेरे ख्याल से अगर जो, क्योंकि ये तो वही 3 बेसिक कंडीशंस पे क्वेश्चन है जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। अगर हमसे ये बोला गया है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल प्रूफ करके दिखाने, तो रूट्स रियल किन केसेस में आते थे? 2 केसेस में। अगर डी पॉजिटिव होगा तब भी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं हम, और डी 0 है तो क्या बोलते थे? रियल एंड इक्वल रूट। इसका मतलब है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हम कैसा प्रूफ करके दिखा दे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। मैंने बोला था सबसे पहले आप क्या डी को ही निकालेंगे, तो आपने डी की वैल्यू निकाली। हाँ, ऑब्वियसली क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो आप मान के ही चलेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं कि जो भी आपको एबीसी है वो क्वेश्चन में बताए गए हैं कैसे है, रियल है। ठीक है, तभी आप प्रूव कर रहे होंगे। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है माइनस ऑफ 2a होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, सी की जगह पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया। इसको आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर आप प्रूफ कर देते हैं देन हमारा क्वेश्चन जो कहा गया है वो प्रूफ हो जाएगा। रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल। ठीक है, तो बस सिंपल कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस, ये 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स, और इससे आपने लिख दिया ऐसा कुछ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप देख लो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली आपके पास क्या दिख रहा है? 4 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियसली कैसा है? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। रूट्स आर रियल। ठीक है, ये प्रूव करना था आपको। ठीक, सभी ने कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, प्रूव दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, प्रूव दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। हाँ, सारे बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अभी देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि प्रूफ करके बताना है कि रूट्स कैसे रैशनल है। ठीक है, तो रूट्स रैशनल हम लोग कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट को क्या चेक कर दे? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल। तो हो गया प्रूफ, यही करना है। तो आपकी जो इक्वेशन दे रखी है वो कुछ ये है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी वो इक्वेशन है a माइनस बी
प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2cx प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन गिवन है। हाँ ऑब्वियसली वो सारी चीजें बार बार मैं बोल रहा हूं कि नहीं भी दिया है तो आपको वैसा ही लेट करके चलना है, क्योंकि आपसे अगर ये प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं तो वैसा होना ही रहेगा, यानी कोफिशिएंट्स आपको ये बताएं या फिर ना बताएं वो रियल होंगे ही होंगे। रियल मतलब रैशनल या रियल कुछ ऐसा बोलेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट रैशनल है ये चेक करना है। ठीक है ना, चलो मैं ही करता हूं। हाँ बाकी आप खुद से ट्राई करिए, सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि हमें देखो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमारा आंसर आएगा नहीं आएगा क्या आएगा। हमें जितनी बातें समझ में आ गई है वो हम अप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन देखो ये सब भी बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी कि अगर आप सिर्फ नोट कर लेंगे बैठ के या सिर्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे मेरे ऊपर कि मैं ही करके दिखाऊंगा और फिर आप समझ लोगे नोट कर लोगे, तो उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन जो मिस्टेक्स होती हैं वो ठीक नहीं हो पाती हैं। तो कोशिश यही किया करिए कि आप पहले से पहले अटेम्प्ट किया करिए क्वेश्चन। मैं वेट कर सकता हूं, मैं बस इसलिए वेट नहीं करता हूं कि मैं पैरेलली मैं भी करता जाऊंगा और आप भी करिए और हम लोग फिर आंसर्स अपने मैच करा लेंगे जो भी कर रहे हैं, है ना। या फिर मैं उनके लिए कर रहा हूं जिनको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रही है कि अभी पहली बार अगर ये सब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है या चीजें कम समझ में आई है, तो मैं उनके लिए कर रहा हूं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी तरफ से करिए। ठीक है, ओके। हाँ चलिए, तो अभी देखो हमें बोला गया है कि ये प्रूफ करके दिखाना है कि इसके रूट्स कैसे हैं, रैशनल है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट को क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल। ठीक है, तो चलो डी निकालते हैं। डी इक्वल टू कितना, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2c का होल स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए की जगह पे कितना है, a माइनस बी प्लस सी, सॉरी 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ ठीक है, और c की जगह पे कितना है, b प्लस सी माइनस ऑफ a। ठीक है, ये आपने डिस्क्रिमिनेंट लिख लिया। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इस तरह करना है, 4c स्क्वायर माइनस, हम इन दोनों को आपस में ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, ठीक है, तो देखो हमारे पास ये आएगा ab प्लस ac। ठीक है, एक बार चेक कर लें, कुछ और तो नहीं बन पा रहा है, मेरे ख्याल से तो नहीं बनेगा। चलिए डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं सिंप्लीफाई, ab प्लस ac माइनस ऑफ a स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, लास्ट सी का मल्टीप्लाई किया प्लस बी सी, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए सी। ठीक है इतना। अब देखो प्लस ए बी से प्लस ए बी नहीं है, कैंसिल, ए सी से हो रहा है, ए सी से ये माइनस ए सी कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या हो रहा है कैंसिल, माइनस बीसी से प्लस बीसी कैंसिल हो गया और रेस्ट हमारा बचेगा। ठीक है, तो फाइनली 4c स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, और ये बचा हुआ है आपका माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही बचा है। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन आपकी हो है 4c स्क्वायर, अगर हम माइनस यहां से कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस वाला पार्ट अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस ऑफ 4 और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ठीक है, लेकिन हमें परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल बनाना है। एक बार देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, हाँ चेक कर लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल बनाना है तो ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस ऑफ ये सी स्क्वायर का प्रॉब्लम, अच्छा वो एक मिस्टेक हुई है, सी स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। एक देखो ये वाला सी स्क्वायर बचा है, प्लस ऑफ सी स्क्वायर है ना,
तो ये -4c² यहां पे आएगा, -4c², तो 4c² पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली मेरे पास जो बचा हुआ है उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 टाइम्स और a माइनस बी होल स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है। इसका मतलब है, और ये अगर हमें बोला गया था, ये रैशनल दिया होगा उन्होंने, रियल नहीं रैशनल दिया होगा, ठीक है। तो अगर ये a माइनस बी रैशनल है, a और b रैशनल है, तो ये पूरा ही टर्म कैसा आएगा, रैशनल, और इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि रूट्स कैसे हैं हमारे, रैशनल, रूट्स है रैशनल, ठीक है। ये प्रूव करना था, यानी आपने कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की चेक कर दी कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल आ रहा है, ओके। तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, जितने मर्जी है आप करिए, और चीजें समझ में आ रही हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं, कहीं भी किसी को भी डाउट रह जाएगा तो आप मुझे अलग से भी, मेरे पास टाइम रहेगा तो आप मुझसे अलग से भी फिर से अपने ये डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। थ्योरी पार्ट में अगर रह जा रहा है, मेरे ख्याल से सारे लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ समझ में आ रहा है। मैंने बोल रखा है कि जितने लोग सारी चीजें समझते जाते हैं तो वो यस तो लिख दिया करें, उसका रिप्लाई मैं देख लिया करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, फाइंड वैल्यू ऑफ के, हाँ कैसा भी, क्या है, के कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख दो, अननोन वैल्यू है के। फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन, ये आपका क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ के एक्स प्लस के प्लस 5 इक्वल टू 0, फॉर विच इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन लिख दी मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के प्लस 5 इक्वल 0 हैज इंटीजर रूट्स, ठीक है। तो फिर से बात आती है कि आपके पास इंटीजर रूट्स की कंडीशन है, कोफिशिएंट ए बी सी कैसे होने चाहिए थे, इंटीजर, और डिस्क्रिमिनेंट को कैसा आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ठीक है। यही करना है, ओके। तो मैं यहां पे डिस्क्रिमिनेंट लिख देता हूं, डिस्क्रिमिनेंट है अपना परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर। अगर लिखना है तो बी स्क्वायर यानी माइनस के स्क्वायर, तो ये प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा, -4 टाइम्स ए इंटू सी की जगह है के प्लस 5। इससे सिंप्लीफाई आपने किया तो ये दिख रहा है आपको कितना, के स्क्वायर माइनस ऑफ 4k और -20, ठीक है। अब देखो, मुझे ये डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर हमें पता है कि होना चाहिए, और लेकिन मुझे ये अननोन के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो आप ऐसे करोगे, कई तरीके हैं, आप ऐसे करोगे कि मैं इस रिलेशन को के स्क्वायर -4k, मैंने +4 ऐड किया और -4 ऐसे कर दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, और ये माइनस का 20 है। तो फाइनली देखो अब इतना पार्ट कौन सा, के स्क्वायर -4k + 4, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा -24। तो आपके पास आ रहा है के -2 होल स्क्वायर -24, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू को कैसा आना चाहिए, इंटीजर का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो आप देखो कि ये तो नॉन वैल्यू है, बस इसकी वैल्यू मुझे रखनी है कि स्क्वायर करने के बाद अगर हम -24 कर दें तो वो कैसा आना चाहिए, इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस k-2 का जो इंटीजर वैल्यू होगा वो हमेशा कैसे, इससे तो बड़ा ही आना चाहिए ना परफेक्ट स्क्वायर करने से, ठीक है। तो आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 3 रखूंगा तो नहीं आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, 4 रखूंगा नहीं आएगा, 5 रख सकते हैं, ठीक है। तो k-2 की वैल्यू आप
+5 या फिर -5 ये रख सकते हैं, क्योंकि आप +5 या -5 रखेंगे होल स्क्वायर होके कितना 25 - 24 1 को 1 स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। आगे 6 रखेंगे तो नहीं कर रहा है, 7 रखेंगे तो कर जा रहा है, यानी +- 7 कर सकते हैं, है ना। हाँ अच्छा, हाँ चलिए, अब अगर ये बात आती है कि आप ये कह रहे हो कि इस तरह की चेकिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ऐसा होता नहीं है। हमें पता चल जाएगा कि जैसे आप देखो 7 के बाद हम करेंगे तो फिर अब ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर नहीं बनना होगा, क्योंकि इस वैल्यू पे भी तो डिपेंड करता है। जो वैल्यू है अपनी की k-2 होल स्क्वायर -24, ये भी तो एक फिक्स वैल्यू है ना, तो कुछ ही वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। हाँ, तो आपके पास यहां से वो रिलेशन मिल गया, 7 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 49 - 24, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया, आपने ये लिखा कि k-2 की वैल्यू +-5 ले सकते हैं, या फिर k-2 की वैल्यू +-7 ले सकते हैं। तो यहां से k कितना आ जाएगा, 2 + -5, 2 + 5 7 हो जाएगा, 2 - 5 -3 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से k की वैल्यू हो जाएगी 2 + 7 तो 9 हो जाएगा, और 2 - 7 तो -5 हो जाएगा। तो ये चार वैल्यूज है सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, हाँ अच्छा, चेकिंग वाली बात है। चलिए, तो देखो आप एक और तरीका ऐसे भी कर सकते हो, ये तो डिपेंड करता है आप को कितनी जल्दी चीजें चेक करनी आ रही है, समझ में आ रही है। आप देखो ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो समझ में आ गया ना कि हमने उस k-2 की वैल्यूज रखी और कुछ इस तरह से कि -24 करने के बाद वो इंटीजर का स्क्वायर है, तो हमें दिखा कि वो +-5 वैल्यू हो सकती है या फिर +-7 हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई, और यही हमारा आंसर है कि ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k आ गई। अब अगर हम ये चेक करने वाली बात सोचते हैं, तो देखो आप एक ये ट्राई कर सकते हो कि आप ऐसे इन वैल्यूज को जज कर सकते हो कि मुझे अगर डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर बनाना था, ये हमारी कंडीशन थी। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर लो, जैसे मैंने ये लिखा था कि d = k-2 होल स्क्वायर -24, और मैंने कहा कि ये कैसा आना चाहिए, इंटीजर का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या कर लो, आप इसको ऐसे लिख लो, ये लिखा हुआ है k-2 होल स्क्वायर, और इस इंटीजर स्क्वायर को LHS पे ले आए तो माइनस इंटीजर स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड में हम ले गए 24 को। ठीक है, तो अब देखो अपने पास एक नंबर है ये k-2 इसका स्क्वायर, माइनस एक नंबर ये i है इसका स्क्वायर, यानी ये आइडेंटिटी लिखी है a² - b², तो ये दो फैक्टर्स में ब्रेक होगी, कौन सी, a + b और a - b। तो k-2 प्लस आयोटा सॉरी i, और k-2 माइनस i यानी इंटीजर, ये दो फैक्टर हो गए, मैंने a + b इंटू a - b फैक्टर में ब्रेक कर दिया है, और ये लिखा हुआ है 24। ठीक है, यानी अब इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा, एक इवन नंबर आ रहा है 24। तो देखो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं कितना, 24 × 1, या फिर आप लिख सकते हो 12 × 2, इस तरह का लिख सकते हैं। पॉसिबल फैक्टर्स हम बना रहे हैं, 6 × 4, ठीक है, 8 × 3, इस तरह से। अब बस आपको ये देखना है कि इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट कैसा, एक इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहां से वो वही वैल्यूज आप चेक करके देखेंगे तो वो सेम वैल्यूज निकल के आएंगी जो हमने यहाँ पे निकाली है, ये वैल्यूज। ठीक है, तो कैसे भी जो भी आपको ठीक लगे आप वैसा कर लीजिए, और आसानी से हमारे जो भी अननोन टर्म दिया होगा उसकी वैल्यू हम निकाल लिया करेंगे। ठीक है, और जो भी k की वैल्यूज आ रही हैं आपको साफ दिख रहा है कि k की वैल्यू ऐसी इंटीजर आ रही है, जिसकी वजह से जो कोफिशिएंट है x के और कांस्टेंट टर्म k + 5 वो कैसे बन जाएंगे, इंटीजर बन जाएंगे। जो हमारी पूरी कंडीशन है कि कोफिशिएंट्स भी कैसे होने चाहिए,
इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? तो अब बाकी आपके असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस होंगे, है ना? हाँ, और भी आप बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, कितनी भी प्रैक्टिस आप करिए तो वो क्वेश्चंस करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखिए कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में, तो आप इसकी भी कंडीशन अच्छे से समझ के और याद रखिए। हाँ, डायरेक्ट एप्लीकेशन ही करते हैं हम लोग, तो अभी पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी क्लैरिटी के लिए जो भी चेकिंग या वेरीफाई करना, प्रूफ करना जो रहता है वो करते हैं। अदरवाइज तो हमें क्वेश्चंस में, हमारे तो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, हमको तो जल्दी से सॉल्व करके ही देना है, तो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन ही कर रहे होते हैं। तो आपने लिखा नेक्स्ट हेडिंग में कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स, ठीक है, नाम से आपको क्लियर हो ही रहा है, कॉमन रूट्स की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं कि दो इक्वेशंस लेते हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ली, लेट a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस ऑफ c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस ऑफ b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 be the given quadratic equations। ठीक है, ये हमारी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉमन रूट्स पे केसेस है, तो वो दो केसेस होते हैं, या तो एक रूट कॉमन होगा या फिर दोनों ही रूट कॉमन होंगे। ठीक है, तो मैंने केस नंबर 1 में लिख लिया, केस नंबर 1 में वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट। ठीक है, वन कॉमन रूट के बारे में अभी हम लोग कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड केस में बोथ रूट्स आर कॉमन वाला केस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस है। अब इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है, तो उस कॉमन रूट को कोई नाम हम दे देंगे, और फिर आगे क्या कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है ना? तो मैंने बोल दिया कि लेट वो अल्फा कॉमन रूट है। ठीक है, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। ठीक है, ओके।